हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्लास 7 का हिस्ट्री और चैप्टर है ये 7। तो ये चैप्टर है, एक चैप्टर और है, 8 चैप्टर है टोटल इसमें। 7 चैप्टर, ये 7th चैप्टर है। 6 चैप्टर हो गया, उसको आपने किया नहीं है तो जाके करिए। और 6 एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, उसको भी आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आंसर दीजिए या फिर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। लाइक का बटन क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये 7वां लेसन है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो लोगों का वर्णन करने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या होता है? 1 मिनट। तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है एक तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है, तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इस तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं कि सोचते हैं कि ये युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कहते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती है और ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपों के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपरा तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा इस लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। ये आप देख सकते हैं, भाषा मलयालम रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। वस्तु इस भाषा का प्रयोग महाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपरा से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग का खोजी जा सकती है, तो संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित थी। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा कविशास्त्र विषयक है, मणिप्रावलम शैली में लिखा गया है। मणिप्रावलम का अर्थ है हीरा और मूंगा। तो ये आप याद कर लीजिए, मणि मीन्स हीरा होता है ना, मणि प्रावाडम मतलब हीरा और मूंगा। यहाँ 2 भाषाओं, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो एक चित्र दिया है जो बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ और तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा की है। तो शासक और धार्मिक परंपरा। जगन्नाथी संप्रदाय क्या है देखते हैं। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इसी प्रक्रिया को सर्वोत्तम उदाहरण पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, उन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। और 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। उन्होंने भी उड़ीसा को जीता और जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा
प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसा अनेक समूह थे जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने शासकों को राजपूत कहते हैं। ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपरा वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा शासक था, वे शासन ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्य एवं गीतों में सुरक्षित हैं। विशेष रूप से प्रशिक्षण शारद भाटों द्वारा गाई जाती थी। ये काव्य गीत शूरवीरों की स्मृतियों को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियाँ और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं का अग्निकुंड में जलना वह उनके क्षेत्र की अध्याय में चर्चा की गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय संरचना देख सकते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कहाँ कहाँ हुआ है देख सकते हैं। उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और केरल के तमिलनाडु में। मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा भी सती प्रथा में उल्लेखनीय है। इस प्रकार जो लोग शूरवीर के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। तो क्षेत्रीय सामंतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब कथक नृत्य की कहानी हम जानते हैं। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल जा सकती हैं, तो नृत्य के विषय भी यही सच है। आइए नृत्य के रूप में कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकलती है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में यानी कहानी सुनाने वाले की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एवं विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। उन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथावर के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपरा अर्थात घरानों में फला और राजस्थान के दरबारों और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850-1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दोनों क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रांत में फैला। तो आप देख सकते हैं पोजीशन कुछ है कथक नृत्य का। प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में पक्के तौर पर स्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद पर संचालित उत्तम वेशभूषा तथा कहानी का प्रस्तुतिकरण अभिनव पर जोर दिया जाता था। तो यहाँ पर अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। तो शास्त्रीय नृत्य क्या है? किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाएगा, ये प्रश्न उठता है। तो क्या हम उस रूप शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय मान सकते हैं इसलिए मान सकते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से भी प्राप्त होती है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है विशेषताएँ पाई जाती हैं, जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशेष लक्षण बताया जाता है। यदि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द सही नहीं होता है। ये आप नृत्य देख सकते हैं, कथक नृत्य, नृत्यांगनाएं, एक दरबारी चित्र है ये। तो
तो अन्य नृत्य रूप जिसे इस समय शास्त्रीय माना जाता है वो कौन से? भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली कहाँ पर? केरल का, ओडिसी कहाँ पर? उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुर का है। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्र की परंपरा। लघु चित्र मतलब जैसा कि उनके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों और लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। इनमें सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। यह पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ उनके चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणामस्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन उनके साथ ही उन्होंने अपने विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। उसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोडा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। तो हमारे यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं। तो ये है होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह सेकेंड, राजपूत लघु चित्र है। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय संगीत का निर्माण, चित्रकला देखिए। ऐसा ही क्या क्षेत्र आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो पाया। बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणामस्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले। उनके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुषों में बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के नमूनों में कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे। बंगाल राजनीति से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासी द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते थे। इसलिए हम यह मान लेते थे कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे, किंतु एक दिलचस्प बात यह है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, ये आप देख सकते हैं चित्र। ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी में बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्तवंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, वहां पर ब्राह्मणों को बसना शुरू कर दिया और इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव का अधिक प्रबल हो गए। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन सांग ने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग होता रहा। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ। 14वीं-17वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में इस शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। 15वीं शताब्दी तक आते आते भाषाओं तथा बोलियों का बंगाल समूह एक समान साहित्यिक भाषा के एक बद्ध हो गया।
यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यदि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सका। एक श्रेणी थी संस्कृत श्रेणी और दूसरी उससे स्वतंत्र थी। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों ने अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामणि गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा संबंधित कहानी, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर, इनके बारे में जान लें। नाथ लोग सन्यासी होते थे और तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष तो अक्सर अभिनीत किया जाता था और यह बताता था कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहले श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई है। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही तय नहीं किया जा सकता है। ये खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी में लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को जोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, जंगलों को साफ करके भूमि के धान खेती करने लगे। सनय स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि वे इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस प्रिय श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक, एक योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक की जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, उनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों में संबंधित अनेक परिवार इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोग की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गाँव में छान छप्पर वाली झोपड़ी में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमा मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। आप चित्र गोपियों के साथ कृष्ण का श्यामपुर मंदिर में पकी मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर में आप देख सकते हैं। ये चित्र आप देखिए, पहले इनका झोपड़ी बना के वहाँ मंदिर में पूजा की जाती थी। तो क्या हुआ, पूजे जाते थे ब्राह्मणों द्वारा, ठीक है। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला मतलब 2 छतों वाली या चौचाला मतलब 4 छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल
शौचालय यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा एवं बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे और उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवार चित्रकारी, सजावटी टाइल्सों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। इन मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णु के मंदिर ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुँच चुकी थी। मछली भोजन के रूप में अब देखेंगे हम, तो परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदी मैदान है जहाँ पर मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का एक प्रमुख धंधा रहा और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है एक स्त्री है जिसने एक मछली को पकड़ रखा है। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर में पक्की मिट्टी का एक फलक आराम बाग आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ब्राह्मणों को समीस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध को ढील दे दी। बृहद्रम और पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, वे स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो ये रहा एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ। ये 7 लेसन, एक लेसन और बचा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको होमवर्क जिसे आपको टेलीग्राम पे भेजना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स देख देंगे। अनंत वर्मन जगन्नाथ महोदय पुरम लीला तिलकम मंगल काव्य लघुचित्र और मिलान करना है। मणि प्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या थे? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।